हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? आई होप डॉक्टर बनने की राह में आप एकदम जुटे हुए हैं। बिल्कुल आपको ये चीज डिसाइडेड है, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। पूरी तरीके से आप उसमें मेहनत कर रहे हैं कि सर डॉक्टर बन के दिखाएंगे एंड 160 करके दिखाएंगे। एंड आपसे ज्यादा तो मुझे विश्वास है, अगर आप साथ साथ कर रहे होंगे तो 160 कहीं नहीं है। आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट भी सॉल्व किया होगा और आपसे असाइनमेंट के क्वेश्चन बन रहे होंगे। अगर नहीं बन रहे होंगे तो सॉल्यूशन आपने जो थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा उसके बाद बनने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, उस असाइनमेंट के एक एक क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि आफ्टर 10 डेज मैं अगर दोबारा से कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के दे दूं तो आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए। जब तक हमारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे तब तक आप ध्यान रखिएगा कि सर हमारा काम नहीं चलेगा। मैं फिर से बोलूंगा, 1000 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आप ऐसे करो कि सर ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे कभी भी बन जाएंगे। 1000 क्वेश्चंस आएंगे क्या? वही जो 100 क्वेश्चंस है उन्हीं को घुमा फिरा के डेटा या थोड़ा सा तोड़ मोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर वो 100 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से बनते हैं, उनके बारे में आपको सब कुछ पता है, कंसेप्चुअल आपको उसमें कोई इश्यूज नहीं है, तो आप 1000 प्रॉब्लम्स भी आप कर पाएंगे। अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करता है और डेफिनेटली एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको टेस्ट प्रैक्टिस भी, ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कराऊंगा। ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग कि कुछ फेज कंप्लीट होते ही मैं आपको फेस टेस्ट 1-2 ऑनलाइन इस तरीके से प्रोवाइड कराऊं कि आप उसको अटेम्प्ट करें और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर लें। तो वो भी मैं आपको दिलाऊंगा, वो भी आप बेफिक्र रहे। असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, रिवीजन मैं आपको दिलवा रहा हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ अच्छे मैं करवा रहा हूँ, सब कुछ आपको मैं यही देने वाला हूँ। आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है और आप भटकिएगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए, माय नेम इज विवेक सिंह राठौर एंड लेट्स स्टार्ट दिस न्यू क्लास। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सर मोशन इन 2 डायमेंशन की। ये नया चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर्स की। मैं आपको शायद हर बार बोलता रहता हूँ, वेक्टर्स एंड कैलकुलस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स फॉर 11th एंड 12th नीट एंड जेईई। अगर वेक्टर्स और कैलकुलस आपके बहुत स्ट्रांग है, मैं आपको बताता हूँ, आपको फिजिक्स इजी लगेगी। जिन लोगों को फिजिक्स टफ लगती है, आप खुद से पूछ के देखिए, क्या आपको कैलकुलस और वेक्टर्स में प्रॉब्लम है? डेफिनेटली आंसर इज यस। मैं 99.9 भी नहीं बोलता हूं, मैं 100% बोलता हूं। ठीक है, जिन लोगों को भी फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी उनको वेक्टर्स और कैलकुलस में प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसलिए मैं बोलता हूं कि वेक्टर्स और कैलकुलस अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है, अरे सर फिजिक्स तो आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि सर यही जो चीज है वो पूरी फिजिक्स में यूज होने वाली है। ठीक है, तो मैं वेक्टर्स आपको कोई रिवीजन कराऊंगा, लेकिन अगर आपको वेक्टर में प्रॉब्लम है या कैलकुलस में प्रॉब्लम है तो प्लीज वेक्टर्स और कैलकुलस के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के उनको खत्म करें। एक सिटिंग लें, दो 3 वीडियो जल्दी से थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कोई रिवीजन कर लें आप उनके वीडियोस का, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिंक भी दे दी है, आप लिंक भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, वेक्टर्स के वीडियोस भी। ठीक है, तो वेक्टर्स और कैलकुलस एक दिन बैठ के 3-4 घंटे में ये चीजें आप फिनिश कर लेंगे ना, उसके बाद आपको फिजिक्स अच्छे से आ जाएगी। 10-20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो वेक्टर्स और कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको वेक्टर्स वगैरह आता है वो जस्ट एक क्विक रिवीजन करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वेक्टर्स इज बेसिकली एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड प्लस मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम चल गया होता तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता, जो कि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। ध्यान रखें, केवल और केवल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से ही काम नहीं चलता। एक और कंडीशन है कि दे मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, तभी जाके वो वेक्टर बनता है। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ बात करते हैं, एक यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर का यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अ वेक्टर व्हिच इज हैविंग द मैग्नीट्यूड एज 1। देखिए, 2 चीजें होती है वेक्टर के पास, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जनरली यूनिट वेक्टर हम यूज क्यों करते हैं? सर यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है। अगर मैं बोलूं ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, तो मैं अगर इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? एक वेक्टर बचेगा जिसका डायरेक्शन किधर होगा? ये, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। अब मुझे एक नया वेक्टर क्रिएट करना है इसी डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे? उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे इस यूनिट वेक्टर में, तो उतने मैग्नीट्यूड का एक नया वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अगर मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज यूनिट वेक्टर के ए कैप, और उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दोगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको होता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर आप काफी सारे यूज करते हैं। तो क्या है? एक एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एक वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, और तीसरा जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो अगर मुझे
एक्स डायरेक्शन में 10 मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं 10 आई कैप, उसके मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 आई कैप इज अ वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एंड डायरेक्शन ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन का है। ठीक है, इसलिए आई कैप और जे कैप और के कैप को हमने स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं, ध्यान रखें इस चीज का, और कई बार हम इनको यूटिलाइज करते हैं। अगर हम बात करेंगे दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की, दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, ध्यान रखेंगे। जब भी आपको किसी दो वेक्टर्स के बीच एंगल लेना है तो क्या करो, या तो उनको टेल से टेल कनेक्ट करो या उनको हेड से हेड कनेक्ट करो, एंड देन जो छोटा वाला एंगल है दोनों के बीच में उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान रखें, या तो वो टेल से टेल कनेक्टेड होना चाहिए या तो हेड टू हेड कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो टेल से हेड कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, और फिर जो स्मॉलर एंगल है, आप बोलोगे दैट इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इन दिस केस आप बोल सकते हो 180 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि इनका मैंने कहा सर दे मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, तो इनका जो अलजेब्रा है वो डिफरेंट है, तो उसी में हम बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हुआ है कि ऑलरेडी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेसिकली देयर आर टू इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज वन इज ट्रायंगल लॉ एंड द अदर इज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ की अगर हम बात करेंगे तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि सर आप हेड टेल है ना, पहला वेक्टर लेंगे टेल हेड, और जहां पे हेड खत्म हो रहा है उसको दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे और हेड, तो आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। देन दिस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन द ऑपोजिट सेंस। ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन, ठीक है, अगर आप बोलेंगे थर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता तो एक साइकिल बनती नहीं, फ्रॉम द वेरी इनिशियल पॉइंट टू द वेरी फाइनल पॉइंट जो भी आप बना रहे हो, ये जो ड्रॉ कर रहे हो, ये थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, रिजल्टेंट बोलते हैं इसको, दैट इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का समेशन आपको रिप्रेजेंट करती है, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल लॉ है वैसे एग्जैक्टली ये पैरेललोग्राम लॉ है। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि इफ द टू वेक्टर्स, ठीक है, अगर उन्हें टेल से टेल कनेक्ट किया जाए, जैसे कनेक्ट किया जाए टेल टू टेल, आपस में टेल टू टेल कनेक्ट किया जाए, एंड सच दैट दे विल रिप्रेजेंट टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखिए जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर को मैंने ऐसे टेल से टेल कनेक्ट किया, सच दैट अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, और ये पैरेललोग्राम की टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स हैं। क्या है, टू कॉन्सेक्यूटिव साइड्स हैं। देन द डायगोनल पासिंग थ्रू दिस जंक्शन, जो इनके टेल का टेल जंक्शन है, वहां से जो डायगोनल पास हो रहा है, सो दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द वेक्टर रिजल्टिंग वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया, दोनों टेल टू टेल कनेक्ट किया आपस में, टेल टू टेल कनेक्ट किए, यस। आप बोल सकते हो अगर ये पैरेललोग्राम बनाएंगे तो आप बोलोगे इनके जंक्शन से पास होने वाला रिजल्टेंट, ध्यान रखें इसी डायरेक्शन में, इनसे जंक्शन से पास होने वाला जो रिजल्टेंट डायगोनल है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली एक जो अदर डायगोनल है, जो दूसरा डायगोनल है, वो इनका डिफरेंस है ना, a माइनस बी या b माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा। आप बोलोगे अगर ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया गया है कि ये a पे खत्म हो रहा है तो ये a माइनस बी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये थर्ड सेकंड डायगोनल आपने a से b की तरफ ड्रॉ किया, b पे खत्म होगा तो यही आप बोलते हो तो b माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, अभी तक हमने डायरेक्शन और ऐसे ग्राफिकली हमने बोला कि सर रिजल्टेंट की बात की, वेक्टर एडिशन की बात की, मैंने कहा अगर मैग्नीट्यूड्स की बात करें, रिलेशन की बात करें, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, आप बोलोगे आप अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, a का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। ठीक है, आप बोलोगे ये तो हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताने के लिए रिजल्टेंट का किसी a वेक्टर या b वेक्टर से आप क्या बताना चाहोगे, सर मैं बताना चाहूंगा क्या, सर एंगल। तो अगर a वेक्टर से, ध्यान रखेंगे, अगर a वेक्टर से अगर आप एंगल ले रहे हैं tan अल्फा, अल्फा है ये एंगल, तो आप बोले tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ध्यान रखें किससे ले रहे हैं हम, a वेक्टर से अगर हमने एंगल अल्फा बोला है तो दैट विल बी इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अगर यही एंगल आपने किससे लिया होता, यहां से लिया होता b वेक्टर से, b वेक्टर से लिया होता तो यहाँ पे a आ जाता, यहाँ पे b आ जाता और यहाँ पे a। ठीक है, तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे ये अल्फा एंगल मैंने किस वेक्टर से लिया है उसको a अगर मान के चल रहे हैं तो ये आप बोलोगे b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सिमिलरली ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या है, इसका डिफरेंस सब्ट्रैक्शन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप a माइनस बी बोलो या b माइनस b माइनस ए मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन कैसी होगी, ऑपोजिट। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जैसे यहाँ प्लस था ये माइनस है, ध्यान रखें दिस एंगल इज स्टिल बिटवीन द a वेक्टर एंड b वेक्टर। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है ये, ध्यान रखेंगे ये
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूं कि सर इस वेक्टर का एंगल निकालना चाहूं किससे, इससे, ठीक है, ए वेक्टर का अगर मैं सॉरी ये जो आया डिफरेंस, इसका ए वेक्टर से एंगल निकालना चाहूं, सो दैट एंगल को अगर मैंने मान लो कितना बोला बीटा, तो आप क्या बोलोगे दैट tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द वेक्टर्स। हम बात करेंगे स्पेशल केसेस ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो उसने बोला कि सर अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल जो हो 0 हो, मतलब वो कुछ ऐसे पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब आप बोलोगे जो रिजल्टेंट होता है दोनों का, तो आप क्या करोगे, सिंपली वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है उनका एडिशन होता है। एंड दिस रिजल्टेंट इज मैक्सिमम बिटवीन टू वेक्टर्स। मैंने कहा दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच के अगर आपको कई सारे एंगल्स पे, अलग अलग एंगल्स पे आपने क्या लेना है, अगर अलग अलग एंगल्स पे आपको रिजल्टेंट लेना है, तो आप बोलोगे जब थीटा 0 होगा तब उनके बीच का रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी a प्लस बी के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आती है, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट है, ठीक है, तब आप बोलोगे जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर होगा, और दिस रिजल्टेंट इज द मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर एंगल की बात करें 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो कि इस तरीके से आप बोलोगे जो आपका रिजल्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिंपली दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का रिजल्टेंट होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर जब एंगल दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री है, तो चाहे उनका एडिशन ले लो चाहे सब्ट्रैक्शन ले लो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो सेम होगा, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी कभी इस टाइप से भी आपको इंडायरेक्टली घुमा के देते हैं कि टू वेक्टर्स जिनका दो वेक्टर्स हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। ठीक है, और उसके बाद आप प्रॉब्लम को और आगे बढ़ा देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे वो क्या बोलना चाह रहा है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, आप बोलोगे कितना है, वो है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा नेक्स्ट स्पेशल केस है कि अगर दोनों वेक्टर्स हैं सच दैट कि उनके मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। अगर दोनों वेक्टर्स का कैसा है, मैग्नीट्यूड बहुत इक्वल है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये केस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 2a cos थीटा बाय 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ध्यान रखें कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों का वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मैंने किसके बराबर मान लिया, a के बराबर मान लिया। ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप क्या बोलोगे, तो ये शॉर्ट ट्रिक की तरह याद रखने, ये सारे फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, 2a cos थीटा बाय 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b। एंड सिमिलरली अगर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होता है, अगर डिफरेंस के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ये तभी वैलिड है जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, हाईलाइट कर लेना इस चीज को, ये तभी वैलिड है जब वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जो इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 2a sin थीटा बाय 2। अब आप देख सकते हो कि सर जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तो अगर हम इस तरीके से याद रखें थोड़ा सा कि अलग अलग एंगल्स के थोड़े से स्टैंडर्ड जो 3 से 4 एंगल्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा सर अगर मान लो कि एंगल कितना है, 0 डिग्री है, एंगल कितना है 0 डिग्री, चलो 180 से स्टार्ट करते हैं। एंगल अगर 180 डिग्री है तो दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखिए, 180 में दोनों का डिफरेंस होता है और दोनों ही मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम है। तो 180 में जब डिफरेंस आप लोगे तो कितना हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। तो आप बोलोगे इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, तो जब ये एंगल 180 डिग्री है तो आप कितना बोलोगे, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा वो बेसिकली आएगा 0। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि 180 डिग्री के बजाय अगर इन दोनों में, ये बहुत स्पेशल है, ये भी एक बहुत अच्छा स्पेशल केस है कि जब भी आप बोलोगे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल कितना हो 120 डिग्री, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी किसके बराबर होगा, वो भी उन्हीं वेक्टर के, जो दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उन्हीं दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सर एंगल कितना है 90 डिग्री है, एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो आप बोलोगे जो रिजल्टेंट का, आप बोल सकते हो इस केस के लिए जो रिजल्टेंट का आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, √2 टाइम्स ऑफ a आएगा। ठीक है, आप बोलोगे ये याद रखने के तरीके आपके सामने मैंने आपको लिख रखे हैं कि अगर 180 डिग्री है तो आप बोलोगे कितना आएगा, रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर आप बोलोगे 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, सर उसके a के बराबर आएगा। अगर आप बोलते हो कि रिजल्टेंट की वैल्यू एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स आएगा, √2a आएगा। और अगर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट √3a आएगा।
और अगर एंगल दोनों के बीच का 0 है तो रिजल्टेंट कितना आएगा सर, दैट विल बी इक्वल टू 2a। इसके बराबर आएगा, 2a के बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं और आपको ये याद रखने ही रखना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैंने आपके सामने ये डेटा लिख रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। वेक्टर्स रिजोल्यूशन का मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, मतलब वेक्टर को ब्रेक करना इन 2 पार्ट्स। ठीक है, मैंने कहा सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब इस वेक्टर के मैं बोलना चाहूँ कि सर जिस डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा है, मैंने कहा मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, राइट, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये जो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या बोलोगे, ये जो एक वेक्टर, एक नया वेक्टर है, आप बोल सकते हो ये इस ए वेक्टर का एक कंपोनेंट है। सिमिलरली ये जो दूसरा वेक्टर है, ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये भी इस वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट है। तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, इस वेक्टर को मैंने 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया सच दैट अगर इस वेक्टर को हटा दें और ये 2 वेक्टर करते हैं तो इनका रिजल्टेंट भी यही होगा। तो हमारे कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये ए वेक्टर होगा। तो अगर आप ए वेक्टर की तरह यूज करो तो भी आप बोलोगे, या ए वेक्टर को हटा के ये 2 वेक्टर इस तरीके से लगा दोगे तो भी आप बोलोगे कि सर उनका रिजल्टेंट तो ए वेक्टर ही है। तो मतलब ये भी ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो 2 वेक्टर्स हैं, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, राइट, ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर, ये जो 2 हैं वो इसके कंपोनेंट्स बोलते हैं हम इनको। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये 2 वेक्टर्स आपके कैसे हैं, जिन कंपोनेंट्स की हमने बात की, 2 वेक्टर्स, आप बोलते हैं किसी भी वेक्टर को, किसी भी ऐसे ए वेक्टर है, आप बोलते हो किसी भी डायरेक्शन में इसके 2 कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। कैसे लिए जा सकते हैं सर, किसी भी डायरेक्शन में इसके 2 कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बट हम स्टैंडर्ड कौन से लेते हैं, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं, इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं। यहाँ पे जब भी ए वेक्टर 2 वेक्टर या 2 या 3 रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा तो हम बोलेंगे जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो आप बोलते हो यहाँ पे अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ इसका ये वाला, जिस डायरेक्शन में ये थीटा एंगल बना रहा है उस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a cos थीटा। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन है ये, ध्यान रखें। ठीक है, सिमिलरली दूसरी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है जिससे एंगल बना रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट, थीटा एंगल से बना रहे हैं तो इस डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कंपोनेंट का वो होगा x cos थीटा। सिमिलरली आप बोलते हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a sin थीटा। ठीक है, एंड दिस a वेक्टर इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, राइट। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, और ax की वैल्यू मुझे मालूम है a cos थीटा है और ay की वैल्यू कितनी है, ay की वैल्यू है a sin थीटा। तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत स्मॉल आप बोल सकते हो, इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कभी कभी आपको ए वेक्टर ऐसा लिखा मिल जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, इस तरीके से लिखा मिल जाएगा। तो अगर ए वेक्टर को ai कैप प्लस bj कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब क्या है सर, ये a और b इसके कंपोनेंट्स ही तो हैं। ये देखिए, जो ये ax है वो a है और ay क्या है वो b है, मतलब ax की वैल्यू a cos थीटा के बराबर है और ay की वैल्यू किसके बराबर है, b की वैल्यू ay sin थीटा के बराबर, a sin थीटा के बराबर है। तो अगर मेरे को इस फॉर्मेट में कोई वेक्टर मिल जाए तो आप बोलोगे इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज दीज आर 2 वेक्टर्स, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनका मैग्नीट्यूड निकालना और रिजल्टेंट। देखिए 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, उनका रिजल्टेंट अगर निकालना होता है तो क्या होता है, उन इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ax i वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ax, तो ai का मैग्नीट्यूड का वेक्टर कितना a, bj का कितना होगा b। तो अगर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो क्या निकालोगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली आप बोलते हो इस वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन से एंगल, मैंने कहा मान लो x डायरेक्शन से अगर मुझे एंगल चाहिए अल्फा या थीटा, जो भी आप बोलोगे, मान लो यहाँ पे आप बोलोगे x डायरेक्शन से एंगल कितना बनाना है, थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। That will be equal to, यहां से निकाल सकते हो, this theta will be perpendicular upon base and ये जो ये क्या है, ay मतलब ay अपॉन ax, मतलब y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, और यहाँ y कंपोनेंट b है और x कंपोनेंट कितना है, a है। सिमिलरली अगर ये तो 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन कोई अगर वेक्टर आ जाता है, वैसे बहुत कम आते हैं, आगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह में आपको यूज होंगे, डॉट प्रोडक्ट में यूज होंगे, तब हम बात करेंगे। अगर वो मान लो इस फॉर्म में 3 डायमेंशन हो गया, मतलब ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, इसका मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स लिए गए हैं, एक x डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन और एक z डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मुझे इस टाइप के फॉर्मेट का गिवन है वेक्टर और मुझे उसका रिजल्टेंट चाहिए तो दैट विल बी गिवन है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसका एक और छोटे से और इसकी बोल देख लेते हैं एग्जांपल। मैंने कहा सर अगर मान लो
ए वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर कुछ ऐसा दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, एडिशन करना है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते टाइम हमें बहुत इजीली हम इनको कर सकते हैं। अगर एडिशन करना है तो आप क्या करोगे, सर इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे i वाले कंपोनेंट्स हैं, j वाले कंपोनेंट्स और k वाले कंपोनेंट्स हैं, इनको सिंपली प्रॉपर साइन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। अगर एडिशन है तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अगर एडिशन है तो आप बोलोगे ये देखिए i कंपोनेंट कितना है 3 प्लस 2 5 4 माइनस 1, ये देखिए इसका कंपोनेंट कितना है माइनस 1 है, तो 4 प्लस माइनस 1 इज 3, 5 प्लस 3 इज 8, तो रिजल्टेंट इज 5i कैप प्लस 3j प्लस 8k कैप। मैंने कहा सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो बता दो, अरे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आप इस तरीके से आप बड़े आराम से इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स निकाल सकते हैं। तो ये तो बातें हुई कुछ वेक्टर्स की, मैंने बहुत क्विक रिवीजन कराया है वेक्टर्स का। वेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे से आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ वेक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स। आप बोलते हैं अगर वेक्टर्स आपको अच्छे से आते हैं तो आपको फिजिक्स बहुत इजी लगने वाली है। तो वेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मैंने तो बहुत एक क्विक रिवीजन कराया है। जिनको भी वेक्टर्स में अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आपको लगता है नहीं वेक्टर्स में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आपको बोलूंगा आई एम सॉरी, आपको पहले वेक्टर्स करना पड़ेगा। वेक्टर्स में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे के चैप्टर्स करने से कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप उसमें लैग करेंगे। तो वेक्टर्स और कैलकुलस के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना पड़े तो निकालें जरूर, और वेक्टर्स को आप प्रॉपरली सीखे जरूर, सॉल्व जरूर करें उनके एग्जाम्पल, तभी जाके बात बनेगी। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर्स में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है नहीं वेक्टर्स सर मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो भाई आगे मत बढ़ेगा, वेक्टर्स आपको करना पड़ेगा, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि वेक्टर्स ही तो आगे जाके आप बोल सकते हो बेस है आपके कई सारे चैप्टर्स का। अगर वेक्टर्स आपको अच्छे नहीं आए तो आप बहुत सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो वेक्टर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसके कुछ वीडियोस हैं 5 या 6 वीडियोस, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी इंक्लूडेड है, जो कि आगे जाके यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप उनको भी देखना चाहें तो 1.5 से 2 घंटे बैठ के अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उस वेक्टर्स वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर वेक्टर्स आपको नहीं आता है, वेक्टर्स में प्रॉब्लम है, तो उसको कवर जरूर करें, तभी जाके आपके मजा आएगा, वरना फिर मजा नहीं आएगा फिजिक्स में। यार वेक्टर्स के बिना तो यार फिजिक्स में कोई भी मजा नहीं है। और अगर वेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से आता है, मेरे को मालूम है यार मैक्सिमम स्टूडेंट जिनका वेक्टर्स अच्छा है उनको फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो यस, वेक्टर्स को आप अच्छे से कवर करें। आई होप आपको अभी तक की बातें जितनी भी मैंने की है सारी की सारी क्लियर होंगी। एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं मैं, और स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप और कुछ आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप उसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय इनकमिंग वीडियोस। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।